नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। जिस समय कोरोना वायरस अपने पूरे यौवन पर था, हालात देश में ऐसे थे कि निजी चिकित्सकों ने अपने क्लिनिक बंद करके कहीं और शरण ले ली थी, तो वहीं दूसरी ओर शासकीय अस्पताल में स्टाफ की कमी व अन्य कारणों के चलते हालात बदतर थे। ऐसे में युवा डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 7 महीने तक निरंतर सेवाएं दी। सरकार ने 1 अक्टूबर को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी। हालांकि फौरी तौर पर 1 माह के लिए इनका एक्सटेंशन बढ़ाया गया है, मगर जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात पीड़ितों की सेवा की, उन लोगों को शासन ने बाहर करने का निर्णय ले लिया है। जिले में लगभग 130 कोविड-19 कर्मी अस्थायी रूप से तैनात किए गए थे, मगर अब उनको हटाया जा रहा है। इस संबंध में सेंट्रल ट्रेड ऑफ यूनियन C2 के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने नीमच कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि उन्हें संविदा नियुक्ति दी जाए या नियमित किया जाए। विडंबना यह है कि जिस समय कोरोना दर्जन भर भी पेशेंट नहीं थे, उस समय इन स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया था। अब हालात ऐसे हैं कि हजारों की संख्या में पेशेंट होते जा रहे हैं। ऐसे में इनको हटाना कहां तक उचित होगा। हैरत की बात यह है कि इन कोरोना योद्धाओं ने फ्रंट पर रहकर अपनी सेवाओं को अंजाम दिया। उन्हें ना तो किसी तरह का सम्मान मिला, न सम्मान पत्र, जबकि कई ऐसे लोग कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किए जा चुके हैं, जिनका इस लड़ाई से कहीं तक दूर दूर का वास्ता नहीं था। केवल शासकीय कर्मचारी होना ही काफी था। ऐसे में इन युवाओं को, जो कि देश का भविष्य है और जिन्होंने अपनी सेवा से ये साबित भी किया है कि वह जान को जोखिम में डालकर लोगों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, नियमित करना चाहिए। संविदा नियुक्ति देना उचित होगा। शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे योद्धाओं का सम्मान करते हुए उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। सरकार और केंद्र की जो हमारी सरकार है, इन्होंने सरकार में आने से पहले, शासन करने से पहले आश्वस्त किया था कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारी संविदा के आधार पर रखे गए जो भी लोग हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में, उनको परमानेंट किया जाएगा और परमानेंट अगर नहीं कर पाए तो ये रोजगार निरंतर चलता रहेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 8 विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको एक मौखिक आदेश से जो है उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उसी तारतम्य में आज जो है जिले में विभिन्न विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में अभी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमला, जिसे कोरोना योद्धा के नाम से भी जाना जाता है, कोविड-19 के दौरान इन लोगों ने काम किया और 130 कर्मचारी करीबी हैं, इनकी भी सेवाएं समाप्त करने का जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश निकाला गया है। इसी संबंध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत इन कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन भी नहीं दिया गया है। 1 मई से लेकर 22 अक्टूबर तक इन लोगों से काम कराया गया और 6 माह का जो है इनको वेतन भी दिया गया है। ये कैसी सरकार और किस प्रकार के दुर्दिन है कि यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए ऐसे समय में, लोगों के घर में वैसे ही रोजी रोटी की समस्या है, वहाँ सरकार जो है ये इन लोगों से रोजगार छीन रही है। इसी संबंध में आज जो ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है और हम लोगों ने तय किया है कि अगर इनको पुनर्बहाली नहीं की जाती है और इनका एक्सटेंशन नहीं किया जाता है तो जो भी हर संभव आंदोलन होगा यहाँ पर नीमच में भी और भोपाल में भी आंदोलन किया जाएगा। जावर जनपद पंचायत में बीते 10 वर्षों से कार्य करने वाले 5 कंप्यूटर ऑपरेटरों को बिना कारण के सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिसके कारण इनके परिवार के भरण पोषण के साथ साथ रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। दरअसल सेवा समाप्त किए गए कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति नियमानुसार की गई थी। 10 वर्ष से अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी से देते आए हैं, केवल उन्हें ही निकाला गया है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 300 से अधिक, जबकि नीमच जिले में करीब 16 लोग अभी भी कार्यरत है। ऐसे में उन्हें निकालना अनुचित है। इन सेवा समाप्त किए कर्मचारियों की मांग है कि मुख्यमंत्री व प्रशासन उन्हें पुनः बहाल करे। नीमच शहर के प्रमुख मार्गों पर इन दिनों यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि कुछ त्योहारों के मद्देनजर लोगों ने अपनी दुकानों का सामान दुकान से कई गुना जगह बाहर रख दिया है। वहीं बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर खड़े वाहनों की वजह से आधी से ज्यादा सड़क जाम हो जाती है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़क पर से गुजरना मुश्किल हो जाता है और लंबा जाम भी लग जाता है। दुकानदारों की बेतरतीब खड़े करने वाले वाहनों की वजह से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। आगामी दिनों में त्योहारों के दौरान ये हालात और भी बिगड़ जाएंगे। इसके लिए नगर पालिका व यातायात पुलिस को चाहिए कि इस तरह के वाहनों पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ ऐसे दुकानदारों के ऊपर भी कार्रवाई हो जो बिना किसी नगर पालिका को शुल्क दिए शासकीय जमीन का वर्षों से लगातार उपयोग करते आ रहे हैं।
नगर पालिका के जिम्मेदारों का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। त्योहारों को देखते हुए व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। त्योहारों के टाइम पे थोड़ी सी भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और अस्थायी दुकानें भी लगती हैं। इनकी वजह से ऐसा लग रहा है। हम जल्दी अपनी टीम भेज के इनको जो सामान बाहर रखा उसको अंदर करवाएंगे ताकि आम जनता को तकलीफ ना हो। एक सर वो कमल चौक रोड पे भी सर गायत्री मंदिर रोड, जो कमल चौक से गायत्री मंदिर रोड है, उस पर भी सर कुछ पक्की दुकानें बना रखी है और उनके वाहन आधे रास्ते में खड़े रहते जो नगर पालिका की जमीन पर उनके जो भी उनको भी देख करवाते हैं इसमें। करवा चौथ के मद्देनजर अब नीमच शहर में दुकानें सज गई है। दुकानों पर पूजा श्रृंगार की सामग्री बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। दरअसल करवा चौथ सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है और इसे लेकर महिलाओं में काफी उत्साह रहता है। महिलाएं व्रत की तैयारियों में 1-2 दिन पहले से ही जुट जाती है और इसके लिए तमाम तरह की सामग्री जुटाने का कार्य होने लगता है। नीमच के टैगोर मार्ग, विशेष रूप से कमल चौक से भारत माता चौराहा तक इन दिनों करवा चौथ से जुड़े सामग्री की दुकानें सजी हुई है। हालांकि दुकानदार का कहना है कि इस बार कोरोना वायरस के कारण उन्हें सामग्री को कम मूल्य में बेचना पड़ रहा है, मगर उनका भी मानना है कि व्रत को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है और बाजार में रौनक के चलते जल्द ही उनका सामान बिक जाएगा। अब चला धंधा आज से उठा धंधा। पिछले यार थोड़ा मार खा गया, इसलिए बार क्या इस कोरोना की वजह से थोड़ा नीचे पड़ रहा है धंधा। रेट वगैरह में किस तरीके? रेट में थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। क्या रेट है? उन्हें पहले हम 25 का बेचते थे, 20 का बेचना पड़ रहा है। निकल जाएगा माल, तो निकल जाएगा, कल तक निकल जाएगा माल। कोरोना की वजह से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था में अब धीरे धीरे गति आ रही है। स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में भी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जा रही है। एडमिशन से लेकर पढ़ाई सब ऑनलाइन हो रही है। कोरोना के कारण कॉलेज में भी आशातीत छात्रों के एडमिशन नहीं हुए हैं। कोरोना के कारण कॉलेज में भी आशातीत छात्रों के एडमिशन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कई छात्र अभी एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अब 3 तारीख से एडमिशन प्रक्रिया पुनः चालू की जा रही है, जिसके तहत स्नातक के 2nd ईयर, 3rd ईयर, स्नातक 3rd सेम के छात्रों का एडमिशन होगा। नीमच पीजी कॉलेज के प्राचार्य LN शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्नातक 3rd ईयर, 2nd ईयर, 3rd सेम के छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। 3 नवंबर से इस प्रक्रिया को चालू किया गया है। इसके तहत एडमिशन पाने वाले सभी छात्रों को 18 नवंबर से 12 दिसंबर तक एडमिशन फीस जमा करना होगी। दूसरे चरण की एडमिशन प्रक्रिया के तहत ये कवायद की जा रही है। महाविद्यालय में प्रवेश की द्वितीय प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्नातक द्वितीय वर्ष, स्नातक तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर तृतीय सेम की परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। उनके रिज़ल्ट आ गए हैं और जिनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं वे 5 अक्टूबर तक उनके रिज़ल्ट आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है कि उनका भी पहली बार ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ किया जाए और ये ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया 3 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है। हमारी जो प्रवेश समितियां हैं उसके प्रभारी प्राध्यापक उन रिज़ल्ट की सूचियों को लेकर के और विद्यार्थियों को प्रमोट करेंगे। जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में पास हो गया उसको बीकॉम सेकेंड ईयर में प्रमोट करेंगे। जो बीए फर्स्ट ईयर में पास हो गया उसको बीए सेकेंड ईयर में प्रमोट करेंगे। इस तरह से उसको अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा और जब प्रमोट हो जाएगा और उसका नाम प्रवेश सूची में आ जाएगा तो वो 18 नवंबर से लेकर के और 12 दिसंबर तक वो शुल्क जमा कर सकेगा और उसका प्रवेश हो जाएगा। इस तरह से 2nd ईयर, 3rd ईयर और स्नातक 3rd सेम की प्रवेश की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है। पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल के नीमच मंसूर जावरा रेलवे स्टेशन पर अब 12 घंटे तक रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर यात्री अपना रिजर्वेशन टिकट प्राप्त कर सकेंगे। दरअसल लॉकडाउन के दौरान रिजर्वेशन काउंटर बंद कर दिए गए थे, बाद में इन्हें खोला गया था, जिसमें सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रिजर्वेशन करवाने की सुविधा थी, मगर अब इसे बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कर दिया गया है, जिससे यात्री आसानी से अपना रिजर्वेशन करा सकेंगे। दरअसल त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ बढ़ने की संभावना को लेकर रेलवे के द्वारा ये सराहनीय पहल की गई है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। विशेष रूप से नीमच, CRPF और सेंट्रल के कई डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ रहते हैं, जिन्हें देश के अन्य राज्यों में जाने के लिए रेलवे का ही एकमात्र सहारा होता है। ऐसे में ये सुविधा उनके लिए काफी
लाभदायक साबित होगी। 1 नवंबर से गैस उपभोक्ताओं के लिए गैस कंपनियों के द्वारा कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है। पहले जिन नंबरों में गैस सिलेंडर बुक होता था, अब उन्हें परिवर्तित कर दिया गया है। पहले राज्य स्तर पर नंबर अलग अलग राज्यों के अलग अलग फीलिंग नंबर हुआ करते थे। अब इसे ऑल इंडिया लेवल पर एक ही नंबर में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसके लिए उपभोक्ताओं को 7718955555 लगाकर किसी भी मोबाइल से गैस की टंकी को बुक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुविधाएं नंबरों पर उपलब्ध कराई गई है। हालांकि नई तकनीक की वजह से कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है, जिसके चलते रिफिलिंग में कुछ समस्या आ रही है, मगर नई तकनीक से ग्राहकों को काफ़ी लाभ होगा। आने वाले समय में ग्राहकों के लिए सुविधा काफ़ी लाभदायक होगी। गैस बुकिंग के लिए पहले IVRS जो नंबर था वो स्टेट वाइज था। अब भारत सरकार ने ऑल ओवर इंडिया एक ही मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करा दिया है कि उससे चाहे जहाँ कस्टमर चाहे जब बुक करा सकता है। पहले 96694 का जो नंबर था 24365 वाला वो बंद हो गया है और उसकी जगह अब दिया है 7718955555 5 बार पंजे। ये वाला जो नंबर है ये ऑल ओवर इंडिया एक ही नंबर हो गया गैस बुकिंग के लिए। अब इस नंबर पे कॉल करने से या SMS करने से गैस आसानी से बुक हो जाएगी। यही नहीं, इसमें आप लोगों को स्टेटस भी मालूम पड़ता है कि कब बुकिंग आपको मिलेगी, गैस सप्लाई कब होगी, और यदि सप्लाई हो गई तो वो भी सूचना आपको मिल जाएगी कि आपको गैस की डिलीवरी हो चुकी है। ये सिस्टम बहुत ही सुविधाजनक है, लेकिन अभी स्टार्ट के अंदर 2 रोज़ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। और यदि इसमें आपका मोबाइल अगर गैस एजेंसी पर रजिस्टर्ड है तो आप केवल रिफिल लिखने से SMS करने से बुकिंग हो जाएगी। और यदि मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं तो गैस एजेंसी पे अपना मोबाइल का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप घर पे भी उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आधार नंबर के जो आखिरी के 4 अंक हैं वो एक OTP के रूप में मान्य होते हैं। वो नंबर आधार लेके आप पास में बैठे तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप घर पे भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक व्हाट्सअप नंबर भी है, उसका व्हाट्सअप का नंबर है 77 और 6 बार 8 और 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है व्हाट्सअप पे भी। उसमें भी केवल रिफिल करके अगर व्हाट्सअप करेंगे तो गैस बुकिंग हो जाएगी कभी भी, जब चाहें जब। ये इंडियन ऑयल की विशेष सुविधा ऑल ओवर इंडिया लागू की गई। किस तरीके के रिजल्ट अपने यहाँ पे आ रहे हैं? ये रिजल्ट अभी तो चूँकि सिस्टम कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे MP के अंदर, पर वैसे बहुत अच्छा रिस्पांस है और एक कस्टमर की सुविधा है। पहले भी था IVRS नंबर, उससे 70% बुकिंग होती थी, तो बहुत अच्छा है। कस्टमर को चाहे जब बुक कर सकता है, जब याद आए जब बुक कर ले। मंदसौर कृषि उपज मंडी में हर दिन एक नया विवाद सामने आता है। इस बार मंडी परिसर में चलने वाले 3 पहिया लोडिंग संचालक मंडी कमेटी के फरमान से नाराज हो गए, क्योंकि बात रोजी रोटी पर बनाई है। दरअसल मंडी परिसर में माल लादने का काम कई प्रकार के लोडिंग वाहन करते हैं, चाहे वो ट्रक हो या पिकअप, ट्रैक्टर या फिर टेम्पो, यहाँ सबका गुजारा चलता है। लेकिन मंडी कमेटी ने पिछले दिनों अपना एक फरमान जारी करते हुए कहा कि लहसुन खरीदी शेड में 3 पहिया वाले लोडिंग नहीं चलेंगे। मंडी कमेटी के इस आदेश से नाराज 3 पहिया लोडिंग चलाने वाले सैकड़ों चालक मंडी कार्यालय पहुंचे और मंडी सचिव से चर्चा कर उक्त आदेश को निरस्त करने की मांग की। चालक यूसुफ मोहम्मद और अनोखीलाल डगवार बताते हैं कि लॉकडाउन के लंबे इंतजार के बाद मंडी खुली और रोजगार चालू किया, लेकिन रोजगार पटरी पर आया ही नहीं था कि कमेटी के आदेश ने नींद उड़ा दी। पहले ही लॉकडाउन की मार से हाल बेहाल है। ऐसे में 3 पहिया लोडिंग मंडी में ना चलने से लोडिंग चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर यह है कि मंडी कमेटी का कहना है कि जो 4 व्हीलर गाड़ी है वही चलेगी मंडी के अंदर। जो 3 व्हीलर गाड़ी है, जो ITO पास है, बीमा, फिटनेस, PUC कार्ड वगैरह हमारे पास सब कंप्लीट है। अगर ये हमारे वाहन नहीं चलने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे। पहले तो लॉकडाउन से परेशान है, और ये जो बोलेरो पिकअप चल रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, जीतो गाड़ी चल रही है, वो 1500 रुपये भाड़ा लेके चला रहे हैं, और भड़वी चल रही मंडी कमेटी में कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। टोकन बिक रहे हैं 1000 रुपये। क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमारा लोडिंग चले, और तो कुछ नहीं चाहते हम। इसके अलावा हमारे मजदूर तो मिले हमको, बाकी किस्तें कहाँ से भरेंगे हम। पहले तो लॉकडाउन से परेशान है। ये हमारा अभी बताया गया है कि लोडिंग 3 पहिया वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे लहसुन में, तो इसलिए हम सर यहाँ कार्यालय पर आए हैं साहब से बात करने के लिए कि हमारे से सर क्या तकलीफ इनको, कि हमारा वाहन क्यों नहीं चलने दिया। सर पहले तो 3-4 महीने से हमारा लॉकडाउन में हमारे में गाड़ियों की किस्तें बाकी है, फाइनेंसर कह रहे गाड़ी खींचे। सर अभी यहाँ 2 पैसा मिल रहा है हमको, तो इनको क्या तकलीफ किसी की। अब जैसे कल किसान ने किसी ने बोला कि ये टोकन पे पैसे ले रहे हैं, नहीं सर ये फालतू बात, झूठ बात है। वो किसान तो बेच के चला गया उसका माल, वो हमारे पेट पे लात मार गया। हमारा ये कहना है सर कि व्यवस्थित चले वाहन, सभी चले।
मतलब 3 पहिया वाहन चल लेना चाहिए। ये सर कह रहा है कि 3 पहिया वाहन नहीं चले, तो सर इसमें किसान का भी नुकसान है। अब जैसे कि भैया वाहन में पिकअप में 10 कट्टे, 12 कट्टे, 15 कट्टे लाए, तो ये 15 कट्टे के एक वाहन में तो बेच नहीं सकते हैं, इनको 2 वाहन चाहिए। और पिकअप वाले के पैसे मांग रहे ज़्यादा, ट्रैक्टर वाले मांग रहे ज़्यादा। हम 200, 300, 400, 500 में चला रहा सर, क्यों चलाने का, हमारा मेंटेन हो जाता है उसमें। कहीं ना कहीं आप लोगों की जो है मजदूरी भी प्रभावित मजदूर सर घर खर्चा होना पड़ रहा है ना सर। अब दिन भर में एक चक्कर लग रहा सर, और कभी कभी तो ट्रैफिक में जाम हो जाते हैं हम, तो वो भी नहीं लगता सर। पेमेंट 2 बजे बाद ही मिलता है किसान को पे बहुत से के पास पैसा रहता नहीं है, तो कहता है भैया 2 बजे बाद, तो हम 2 बजे बाद लेते हैं, तो वो सुबह की शाम हो जाती है सर, भूखे प्यासे आते हैं। अब ये कह रहा है कि 3 पहिया वाहन नहीं चलने देंगे। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की उक्त महत्वपूर्ण बैठक मंदसौर में आयोजित हुई। बैठक में पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी शामिल हुए। बैठक में पुजारी महासंघ का विस्तार करने पर विचार किया गया। सालों से पुजारी महासंघ अपनी सेवाएं दे रहा है, लगातार संगठन मजबूत होता जा रहा है। संगठन का और अधिक विस्तार करने के मकसद से अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदसौर जिला मुख्यालय पर एक विशेष बैठक आयोजित कर जिला व तहसील कार्यकारिणी का विस्तार किया। वहीं अन्य जिलों में कार्यकारिणियों का गठन किया जा चुका है। बैठक में पहुंचे पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी उज्जैन ने सभी पुजारी गणों को संबोधित कर पुजारी महासंघ को मजबूत करने व विस्तृत करने की अपील की। हमारा संगठन करीब 30 सालों से चल रहा था। अब धीरे धीरे हमने संगठन को मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय पुजारी महासंघ को पूरे प्रदेश और इसके बाद पूरे राष्ट्र में ले जाने की योजना जो हमारी बनाई है, उसके तहत हम सारे जिलों में गठन कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा जिला है मंदसौर, जहां आज हम पूरे जिले का और तहसील का यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह सब बना रहे हैं। इसी को लेकर पूरे प्रदेश में हमारी संगठन को मजबूत करने की योजना है। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा में 3 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। देर शाम 6 बजे सभी 388 पोलिंग बूथ पर मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। सुवासरा विधानसभा में रिकॉर्ड 82.61% मतदान हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 से 1% मतदान अधिक हुआ। मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। देर रात सभी मतदान दल ईवीएम ले स्ट्रांग रूम पीजी कॉलेज मंदसौर पहुंचे। पूर्व की तरह इस बार भी सबसे पहले पहुंचे मतदान दल का स्वागत किया गया। सबसे पहले सगौर ग्राम बूथ क्रमांक 108 की टीम पहुंची, जिसके बाद एक मतदान दल यहां पहुंचे। सभी से मतदान सामग्री एकत्रित की गई। सुरक्षा के लिहाज से जहां विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती रही, तो वहीं स्ट्रांग रूम परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। फाइनल टैली जो है उसके अभी कैलकुलेशंस चल रहे हैं, लेकिन 5 बजे 80% मतदान हो चुका था और हम उम्मीद करते हैं कि वो 83-84 के आसपास जाना चाहिए। अगले आधे घंटे में सभी मतदान केंद्रों से फाइनल टैली आ जाएगा। उसके बाद हम आपको शेयर करेंगे कि एग्जैक्ट आंकड़ा कितना गया है, लेकिन इट इज़ सर्टेनली हाईएस्ट एवर फॉर सुवासरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। तो चुनाव कराना कितना चुनौतीपूर्ण था? निश्चित रूप से हर बार चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण रहता है और उपचुनाव कराना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। कोरोना ने उसे और चुनौतीपूर्ण बना दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो मार्गदर्शन थे और जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे उसका पालन करते हुए हम लोगों ने इस चैलेंज को बड़े अच्छे से निभाया। और मंदसौर की पूरी टीम ने और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उन सब के सहयोग से बहुत अच्छा चुनाव हुआ है और इवेंट फ्री, बिना किसी इशू के, बिना किसी विवाद के, बड़े ही अच्छे वातावरण में शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि 83-84% के आसपास फाइनल टैली आएगा। सर, ईवीएम मशीन से क्या कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाएगी, कब तक आ जाएगी? सभी ईवीएम मशीन के साथ एक तो सिक्योरिटी बस में भी भेजी गई है, साथ में सिक्योरिटी कवर उनके बनाए हुए हैं और सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स अपने अपने इलाके से सभी ईवीएम को निकाल के और साथ आएंगे और यहाँ जब तक वो सीलिंग नहीं हो जाती है तब तक उसको कवर प्रदान किया जाएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि रात के 2, 2:30, 3 बजे तक ये काम पूरा हो। सर, कोरोना के चलते आज सुवासरा में वोटिंग कंप्लीट हुई है, क्या कुछ रहा है? इस कोविड-19 के दौर में ये उपचुनाव कराना निश्चित रूप से सभी के लिए एक चैलेंज था, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे जनता के लिए भी, क्योंकि इस समय सबको वोट देने के लिए आना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु प्रशासन ने और जनता के सहयोग से अच्छी व्यवस्था की थी
जितने भी पोलिंग बूथ से सब जगह हमने सैनिटाइजर्स, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, मास्क, ग्लव्स सबकी व्यवस्था की थी और वहाँ पे स्क्रीनिंग भी किया जा रहा था। और जो रफली आइडिया आया कि अभी तक 80% से ऊपर की वोटिंग हुई है और उसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि इतनी सारे लोगों की स्क्रीनिंग भी हुई उस क्षेत्र में और हम लोगों ने 150 से अधिक भी मतदान केंद्र पूछा तो कहीं भी ये चीज़ नहीं आई कि किसी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी स्थिति में हम लोग हैं और ईश्वर की कृपा से हम लोग कोरोना से भी उबर रहे हैं और चुनाव भी हमने शांतिपूर्वक संपन्न कराया है। इसके लिए मैं अपने पुलिस टीम के साथ साथ यहाँ की जनता के भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हम सबको सहयोग दिया और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। सर ईवीएम मशीन आ रही है, क्या सके? ईवीएम मशीन के लिए हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे कर रखा है। स्ट्रॉन्ग रूम में हमने 3 लेयर सिक्योरिटी की अरेंजमेंट किया है जिसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के भी लोग आ गए हैं और हमारे एमपी स्टेट पुलिस की जो आर्म पुलिस है वो भी है और डिस्ट्रिक्ट फोर्स के भी लोग रहेंगे और इसके अतिरिक्त हमने सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा के उपकरण लगाए हैं तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम के अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सर कब तक जो है ईवीएम मशीन पूरी कंप्लीट करेंगे? अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से अभी सीलिंग का काम चल रहा है। ईवीएम रवाना होंगी तो रात के 11 साढ़े 11 तक सारी मशीन आ जानी चाहिए और हम लोग इसका यहाँ पेश कर देंगे। मंदसौर की पवित्र अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के चरणों से गुजर रही शिवना नदी के शुद्धिकरण के लाख प्रयास के बाद भी शिवना का जल दूषित होना कम नहीं हो रहा है। एक बार फिर शिवना का जल जहरीला होने की खबर आई है। शिवना के दूषित होने की वजह से मछलियां मर रही हैं। तस्वीरें मंदसौर शिवना नदी की है जहां का पानी दूषित हो रहा है और मछलियां मर रही है। गौरतलब है कि लंबे समय से शिवना शुद्धिकरण को लेकर जहां शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रयास देखे गए, वहीं आम जनता ने भी लगातार श्रमदान कर शिवना शुद्धिकरण के प्रयास किए। बावजूद इसके आज भी शिवना का जल दूषित नजर आ रहा है। आम शहरियों का कहना है कि कहीं ना कहीं नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का ही परिणाम है कि शिवना का शुद्धिकरण नहीं हो पाया। जो नगरपालिका को बहुत ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो बहुत सारा गंदा पानी हो रहा है, मछलियाँ मर रही है इससे और पानी वापस हो रहा है। नालों का पानी नदी में डालना चाहिए और इनको एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। पानी नगरपालिका को साफ सफाई करनी चाहिए। जहरीला हो चुका पानी बहुत जहरीला हो चुका है, उसी कारण मछलियाँ मर रही है। उसी के कारण मर रही है। हमारी संस्था द्वारा और कई सामाजिक संगठन, शासन प्रशासन द्वारा लंबे समय से माँ शिवना के लिए यहाँ पर कार्य भी किया गया, गहरीकरण किया गया, चौड़ीकरण किया गया। लेकिन हमारे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, सबकी उदासीनता के कारण से उन सामाजिक संगठन और हमारे मीडिया के साथियों ने जो शिवना का मुद्दा बार बार उठाया है, उन सब पे पानी फिरता हुआ हमको दिख रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य कह लें कि जिस व्यक्ति ने, कलेक्टर सर ने इसके लिए कार्य प्रारंभ किया, उनका ट्रांसफ़र हो गया। हमारा प्रहलाद जी बंदवार ने नाला डाल के आगे की उनकी योजना थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य उनका भी स्वर्गवास हो गया। ऐसे यहाँ के लिए काम करते और जो हमारे जवाबदार लोग हैं, हमने भी हिंदू संस्कृति उत्सव समिति के माध्यम से सभी को निवेदन पत्र दिया है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन अब वह निवेदन पत्र ले लेते हैं, उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं संपूर्ण मंदसौर शहर की जनता के साथ में हमारे जो मीडिया के साथी है और जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उनको एक आंदोलन के रूप में इसको लगातार चलाना पड़ेगा। हमने भी सतत रूप से जो है सोशल मीडिया पे, एक दिन सोशल मीडिया पे चलाते थे, निवेदन पत्र रविवार को देने का करते थे और चौराया संपर्क। लेकिन कोरोना महामारी आने की वजह से हमारा अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। कुछ समय के लिए हमने उसको पेंडिंग रखा है। ये दीपावली जैसे ही निपट जाएगी, इसके बाद से पुनः माँ शिवना के लिए हम प्रयास करेंगे। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि समय समय पे आप जो मुद्दे उठाते हैं, ऐसे मुद्दे आप उठाते रहे तो निश्चित तौर से आने वाले समय में होगा। हमारे जो जवाबदार लोग हैं, उनकी मंशा नहीं है कि शिवना पर काम हो, इस कारण से वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। क्या शिवना में जो भी पानी मिल रहा है जहरीला पानी हो गया, इससे क्या स्थिति है? आप खुद ही देख रहे हैं, कुछ दिनों पूर्व तो शिवना में लबालब पानी भरा हुआ था, लेकिन ये हरे कलर का पानी हो गया और ये नाले का पानी, रिटर्न पानी आने लग गया। वहाँ पर पुलिया के नीचे वो नाला बना हुआ है। मैं नगर पालिका प्रशासन से कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि वो बाढ़ की वजह से नाला टूट गया, तो उससे पानी बहकर इसमें बहता है, इसलिए पूरा पानी प्रदूषित हो गया। और बाहर से जो हज़ारों, अपन कहते हैं ये पवित्र नगरी है,
और पशुपतिनाथ का एरिया पवित्र है, तो पवित्र नगरी में इस प्रकार से भक्त लोग नहाते हैं, है ना। मछलियाँ भी मर गई है क्योंकि पानी कहीं ना कहीं नाले का है, जहरीला रंग का पानी भी इसमें मिलता है। इस कारण से जो अभी कई संख्या में यहाँ पर मछली मर चुकी है और ये छोटी छोटी मछलियों का झुंड भी देख रहे हैं, ये आने वाले समय में ये भी मर जाएंगे क्योंकि ये पानी जहरीला हो चुका है। सुवासरा उपचुनाव के तहत मंगलवार को मतदाताओं ने मत डाले। यहाँ कोरोना संक्रमण को ठुकराते हुए मतदाताओं ने मतदान का नया रिकॉर्ड बना दिया। लोकतंत्र मुस्कुराया। शाम 6 बजे तक मतदान का प्रतिशत 82.61 पहुंच गया। इसमें पुरुषों का 85.54 तथा महिलाओं का योगदान 79.54% रहा। ये सुवासरा विधानसभा के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक मतदान भी है। विधानसभा निर्वाचन 2018 में सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 81.93% मतदान हुआ था। इसी तरह 2018 की तुलना में 2020 का मतदान प्रतिशत 0.68% ज्यादा रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर मनोज पुष्प ने रिकॉर्ड मतदान का श्रेय स्वीप कार्यक्रम और उसमें लगे कर्मचारियों की मेहनत को दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स की व्यवस्था की गई थी। थर्मल स्क्रीन भी की गई। शारीरिक दूरी के लिए केंद्र पर गोले बनाए थे। कुछ स्थानों पर ईवीएम की खराबी होने से कुछ समय के लिए मतदान भी प्रभावित हुआ। सुवासरा विधानसभा में इससे पहले साल 2008 के चुनाव में 74.2%, 2013 में 80.06%, जबकि 2018 में 81.93% मतदान रहा था। अब उपचुनाव में हुए मतदान प्रतिशत को लेकर बड़ा सवाल ये है कि ज्यादा मतदान किसके पक्ष में जाएगा। वैसे जनता की निगाह भाजपा प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग और कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व पंच राकेश पाटीदार पर है। यूं तो उपचुनाव के इस रण में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही रहा। आगामी 10 नवंबर को मतों की गिनती और परिणाम घोषणा से तस्वीर साफ हो पाएगी। चौंकाने वाली बात यह भी रही कि अंतिम 1 घंटे यानी शाम 5 से 6 के दौरान केवल 2.64% मतदान हो गया। जिले में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,60,554 में से 2,15,256 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 82.61% मतदान हुआ। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,23,401 पुरुषों में से 1,14,115 पुरुषों ने मतदान किया। इस तरह पुरुषों का मतदान प्रतिशत 85.54 रहा। इसी तरह सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की 1,27,148 महिला मतदाताओं में से 1,01,138 ने मतदान किया। इस तरह महिलाओं को मतदान प्रतिशत 79.54% रहा। सुवासरा उपचुनाव 2020 के लिए मंगलवार को मतदान का दिन रहा तो भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी सबसे पहले प्रभु हनुमान की शरण में पहुंचे। भाजपा के हरदीप सिंह डंग ने हनुमान चालीसा का पाठ किया तो कांग्रेस राकेश पाटीदार ने भी मंदिर पहुंच बालाजी के दर्शन कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद ही दोनों प्रत्याशी मतदान करने के लिए पहुंचे। मतदान को लेकर युवाओं के अंदर काफी उत्साह रहा। सुबह से ही महिला एवं पुरुषों के साथ युवाओं की फौज भी मतदान करने पहुंची। युवा मतदाताओं ने भी मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग किया और कहा कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, अपना दायित्व निभाया। आदर्श मतदान केंद्रों के माध्यम से मतदाताओं की मतदान के प्रति रुचि बढ़ी। पहले मतदाताओं को लाइन में लंबी कतार के माध्यम से खड़ा होना पड़ता था, लेकिन इस बार मतदाताओं को इस प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। आदर्श मतदान केंद्रों पर बैठने की उत्तम व्यवस्था रखी गई, जिससे यहां पहुंचने वाले मतदाता बड़े आराम से मतदान कर अपने घर को गए। विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम अब आने वाली 10 तारीख को आएगा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि सुवासरा के दंगल का विजेता कौन है। SBCN न्यूज के लिए देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार इस अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।